अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद आमिर। मईशत एक मुश्किल सब्जेक्ट है, इसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसके लिए आपको एक बड़ा दिमाग चाहिए होता है, जैसे डॉक्टर अशफाक अहमद, हफीज़ पाशा और शकील अनवर कमाल। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शकील अनवर कमाल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, पहला सवाल, स्टॉक मार्केट ने 40,000 को क्रॉस किया, आप इसे किस तरह से देखते हैं? 28,000 के बाद एक 40,000 का सफ़र, वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में। ये सफ़र आसान नहीं था, ये सफ़र मुश्किल था और इसमें जो सबसे बुनियादी और कलीदी किरदार अदा किया वो शरह सूद ने किया है, इंटरेस्ट रेट ने। क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरेस्ट रेट 13.25% था। स्टेट बैंक ने बहुत ही स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेते हुए अप्रैल में इंटरेस्ट रेट को 13.25% से घटाते हुए मुसलसल 625 बेसिस पॉइंट की कमी की और आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट 7% है। दिस इज़ द मेन एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसने मार्केट को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मार्केट आज आपको ऊपर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। सर, इकोनॉमिस्ट का एक ये भी ख्याल है कि इमरान खान साहब ने जो कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, उसने जो स्टॉक मार्केट है उसको एक बहुत बड़ा बूम दिया है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, उस कंस्ट्रक्शन पैकेज का बेशक स्टॉक मार्केट को भी फ़ायदा हुआ, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर से वाबस्ता जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो तकरीबन 40 के करीब इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ हैं, जिसमें सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, टाइल्स एंड सैनिटरी सेक्टर है और बेपनाह इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर से वाबस्ता हैं। नेचुरली जब उन्होंने इसके लिए रिलीफ पैकेज का अनाउंस किया तो उसमें सबसे अहम बात ये थी कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को बाकायदा एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात उसमें ये हुई कि एक एमनेस्टी गवर्नमेंट ने दी जो कि कंस्ट्रक्शन के अंदर, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर और हाउसिंग सेक्टर के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो पैसा लाएंगे, उसकी बाबत सवाल नहीं किया जाएगा। एक टाइम ड्यूरेशन है, उसका एक मैकेनिज्म डिफाइन कर दिया है जिसकी वजह से पैसे की मोबिलिटी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की तरफ बेशक बढ़ी है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कुछ टैक्स रिलीफ्स भी दिए गए हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, जिसने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर भी एक्टिविटी को बढ़ाया और उसका स्टॉक मार्केट के अंदर जो स्पेशली सीमेंट सेक्टर के और स्टील सेक्टर के शेयर्स थे उसमें हमें काफ़ी इजाफा देखने में आया। सर, अगर मैं इस जगह पे सिर्फ एक सवाल करूं, थोड़ा स्टॉक मार्केट से हटकर, ये जो इकोनॉमिक पैकेज दिया है इमरान खान साहब ने, तो आप मॉर्गेज सिस्टम पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो मॉर्गेज इंडस्ट्री ना होने के बराबर है और अभी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर भी इशू किया और तमाम कमर्शियल बैंक्स को ये हिदायत जारी की कि आप अपना हाउसिंग का जो पोर्टफोलियो है, हाउसिंग लोन्स के जो पोर्टफोलियो हैं उसको बढ़ाएं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 0.2% ऑफ द बैंक जो है वो हाउसिंग में इन्वॉल्व है, जबकि कंपैरेटिवली इंडिया के अंदर मोर देन 10% जो है वो हाउसिंग इंडस्ट्री के अंदर काम होता है जिसमें बैंक लोन्स मिलते हैं। और आप यूरोप और अमेरिका में अगर बात करें तो 90% जो है वो बैंक्स का पोर्टफोलियो मॉर्गेज इंडस्ट्री और हाउसिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। लेकिन पाकिस्तान में इन्होंने इंसेंटिव दिया है गवर्नमेंट ने ताकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी बूम मिल सके और बैंकिंग सेक्टर की वजह से आपको कम शरह सूद के ऊपर कर्जे मिल सकें जिससे लोग घर बना सकें, घर खरीद सकें और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए भी लोन हासिल करने में उन्हें आसानी हो। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के से एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज तो हैं ही, लेकिन इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। जब एक घर बनता है, एक अपार्टमेंट बनता है, एक बिल्डिंग बनती है तो कितने स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। जब नए प्रोजेक्ट बनेंगे, जितने ज़्यादा घर बनेंगे तो लोगों को नया रोजगार भी मिलने के इम्कानात वसी होते चले जाएंगे। अब मैं चाहूँगा कि आप कह रहे हैं 40,000 पे हम दोनों बात कर रहे थे, स्टॉक मार्केट ने क्रॉस किया है। स्टॉक मार्केट 40,000 पे क्या सस्टेन करेगी? क्योंकि जिस तरह इंडस्ट्रीज़ खुलना स्टार्ट होंगी तो शायद आपको इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना पड़ जाए और बाकी चीज़ें भी आपको देखनी पड़े, तो क्या ये मार्केट यहाँ पे सस्टेन होगी? देखिए, ये तो एक आपने बहुत
खतरनाक सा सवाल पूछ लिया है, लेकिन बहरहाल सबसे अहम वजह इंटरेस्ट रेट की मैंने आपको पहले बताई। सेकेंडली, कोविड केसेस पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड कि वो कम होते जा रहे हैं, कर्व फ्लैटन होता चला जा रहा है, लॉकडाउन खत्म होने पर आ रहा है और ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। स्टॉक मार्केट में अपना सफर 16.5% इजाफा हमें देखने में आया सिर्फ और सिर्फ इस जुलाई और अगस्त के महीने में। इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से, स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस बेहतर होने की वजह से, हाउसिंग सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट के रिलीफ पैकेज की वजह से, सीमेंट की जो सेल्स हैं, डिस्पैचेस हैं, उसमें 40% से ज़्यादा इजाफा देखने में आया। फर्टिलाइजर सेक्टर्स की सेल्स में भी बहुत फिनोमिनल इंक्रीज हुआ। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पाकिस्तान के मुस्तहकम हुए और $19.6 बिलियन पे आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स खड़े हुए हैं, जिसमें डेफिनेटली होम रेमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ से आ रही हैं, जिसमें मल्टीलेटरल एजेंसीज की तरफ से दुनिया से हमें एड और लोन्स भी मिले हैं। दीज आर वेरी पॉजिटिव साइन, जिसकी वजह से आपने भी जिक्र किया कि मूडीज ने पाकिस्तान का आउटलुक भी अपग्रेड किया है और ट्रेड डेफिसिट कम हुआ पाकिस्तान का, फिस्कल डेफिसिट में नुमायां कमी हो रही है, श्रिंक हो रहा है। लेकिन अब ये सारी अच्छी बातों के बावजूद आप ये पूछ रहे हैं मुझसे कि ये मार्केट सस्टेन करेगी, इसको क्या खतरात लाहक हैं? यस, देयर आर सम ऑड्स एज वेल। जिस तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं तो उसके साथ साथ कुछ खराबियां भी चल रही हैं। अब उसमें जो अलार्मिंग है वो है एक्सचेंज रेट। पाकिस्तान का रुपया अपनी कदर खोता चला जा रहा है। आज 169 रुपीस का $1 है, जो कि बहुत अलार्मिंग है। अगर एक्सचेंज रेट के ऊपर इसी तरह से प्रेशर रहा, पाक रुपी अपनी कदर खोता चला गया, तो ज़्यादा हमारे लिए मुश्किलात का बायस बनेगा, क्योंकि हमें एक्सटर्नल डेट्स हमारी इतने ज़्यादा हैं कि हमें लोन रीपेमेंट के अंदर बहुत मुश्किल होती है, हमारी ऑयल की पेमेंट्स में हमें बहुत मुश्किल होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक्सचेंज रेट के अलावा हमारा इन्फ्लेशन नंबर कंट्रोल नहीं हो रहा। जुलाई के महीने में इन्फ्लेशन बढ़ा है और स्टेट बैंक की फिगर के मुताबिक 9.3% इन्फ्लेशन है। अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया, बैड गवर्नेंस की वजह से, एडमिनिस्ट्रेटिव लैकनेस की वजह से, अगर इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो लामहला इंटरेस्ट रेट जो लोअर लेवल के ऊपर है, हम उसको मज़ीद नीचे देख रहे हैं, वो बढ़ता हुआ ना हो, बढ़ ना जाए। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो चीज़ें फिर खराबी की तरफ बढ़ेगी, फिर इकॉनमी जो है ना वो आपकी अदर वे राउंड जो है ना मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। तो ये मुझे खतरात नज़र आ रहे हैं आगे जाते हुए। सर, बहुत से इकोनॉमिस्ट का ख्याल है कि आपकी मार्केट, आपकी डॉलर प्राइस और आपकी गोल्ड प्राइसेस, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपकी ओवर प्राइस हुई हुई हैं, ये प्राइसेस ऊपर गई हुई हैं। तो क्या इसकी क्या वजह है कि या आप समझते हैं कि नहीं, ये प्राइसेस इस वक्त जो मार्केट प्राइसेस हैं उस पर हैं, ओवर प्राइस नहीं है? देखिए, ये एक 3 मुख्तलिफ बातें हैं जो आपने की हैं, ठीक है। इस वक्त तो स्टॉक मार्केट 40,000 पॉइंट पर है, उसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने अभी तमाम रीजंस आपको बता दी, सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक टर्न अराउंड, पॉजिटिव चीज़ें आपको दिखा दी। स्टॉक मार्केट की जस्टिफिकेशन के लिए तो ये बात सही है, स्टॉक मार्केट मैं बिल्कुल नहीं समझता कि इस वक्त ओवर प्राइस्ड है। अगर कंपनीज की अर्निंग बढ़ती है और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करती है तो स्टॉक मार्केट के अंदर अभी भी अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात रह गई आपके कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, नो डाउट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये खतरात लाहक हैं कि पाकिस्तान को लोन रीपेमेंट्स करनी है, पाकिस्तान को ऑयल की पेमेंट्स करनी है। ये चीज़ें थोड़ी सी हमारे लिए एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक रह गई गोल्ड की प्राइसेस, गोल्ड एक बिल्कुल डिफरेंट फिनोमिना है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गोल्ड की कीमतें कुछ और वजूहात की बिना पर बढ़ रही हैं, पाकिस्तान में सिर्फ नहीं बढ़ रही हैं गोल्ड की प्राइसेस, इंटरनेशनल मार्केट में 2000 से ऊपर जा चुकी है गोल्ड की प्राइसेस, बल्कि 2070-2075 डॉलर पर ट्राई आउंस गोल्ड की प्राइसेस हुई हैं और आज थोड़ी सी कम हुई हैं, $1950 के अराउंड हैं। तो जाहिर है लोकल सराफा के अंदर भी उसकी मूवमेंट होती है। वो एक अलग रीजंस हैं कि यूके में, यूरोप में, अमेरिका में उन इंटरेस्ट रेट बिल्कुल 0% के करीब है, तो लोग सेफ हेवन के तौर पर गोल्ड के एसेट में ट्रांसफ़र हो रहे हैं और उनको प्रिंटिंग ऑफ मनी इतनी ज़्यादा हो रही है कि लोग जो है वो गोल्ड को एक एसेट समझते हैं, ट्रेडिशनल एसेट समझते हैं, जिसकी वजह से वहाँ बाइंग हो रही है, इस वजह से गोल्ड की प्राइसेस बढ़ रही है। दैट्स अ डिफरेंट गेम।
थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें वक्त दिया। उम्मीद करते हैं स्टॉक मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे और यहाँ से हम सब मिलकर और हमारी इकॉनमी मिलकर आगे तरक्की करें। अल्लाह हाफिज़।